पार्ट, ठीक है। तो बेटा लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान दो, इस फिगर पे ध्यान दो बेटा। यहाँ पे क्या आपको सोर्स पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? पॉजिटिव सोर्स चार्ज ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, जो ब्लू कलर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, क्या वो दिखाई दे रहा है आपको? यस। यस सर। तो ये आपका सोर्स चार्ज है, ये एक इनफाइनाइट प्लेट है। और जब हम फ्लक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट प्लेट कैसा फील्ड पैटर्न जनरेट करती है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड पैटर्न, ठीक है। अरे सब बच्चे बोलो रे, अमरजीत, गुरमन्नत, गौरव, क्या हो गया तुमको? डांट दिया क्या घर वालों ने? हम्म। तो देखो, इट इज ए यूनिफॉर्म फील्ड पैटर्न, ठीक है बेटा। तो यूनिफॉर्म फील्ड है, आपको यूनिफॉर्म फील्ड भी दिखाई दे रहा है। अब इस यूनिफॉर्म फील्ड में मैं एक चार्ज रखता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज बोल लो, ठीक है। दिस इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब एक चार्ज फील्ड के अंदर होता है तो क्या उस पर फोर्स लगता है? लगता है। यस सर। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्यू इंटू ई, ठीक है बेटा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन प्लस आई कैप की तरफ रहेगा, है ना। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो जो ग्रीन कलर का आपको चार्ज दिख रहा है उस पर राइट साइड में फोर्स लगेगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू इंटू ई के बराबर, ठीक है। अगर इस चार्ज को छोड़ दिया जाए तो क्या आपको लगता है ये इन्फिनिटी पे दौड़ने की कोशिश करेगा, इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा? यस सर। राइट साइड में मूव करेगा और इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा, हम ये बोल देते हैं इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये चार्ज अगर इन्फिनिटी पे होता, इस पॉइंट पे ना होके ये इन्फिनिटी पे होता, और उस चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाना पड़ता, तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ता? यस सर, वही वाला। है ना, वर्क डन तो करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट अगर आप किसी चीज को मूव करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर आप किसी चीज को मूव करते हो, इफ यू वांट टू मूव or a mass or displace a mass against some force, then you have to do some external work, ठीक है। तो इस इन्फिनिटी पे रखे हुए चार्ज को मैं पकड़ कर पॉइंट आर पे लेके आता हूँ, आर दूरी पर, सोर्स चार्ज से आर दूरी के ऊपर लेके आता हूँ। किसको? इन्फिनिटी से पकड़ के चार्ज को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डू सम वर्क ऑन दिस चार्ज। और जो यस वो सर। वर्क किया गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एलिमेंट या एक्सटर्नल एजेंसी, या मैंने जो वर्क किया वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज में, ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग होता है बेटा, वो नेचुरल लेंथ पे है। अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूं तो मुझे कंप्रेस करने में क्या वर्क डन करना पड़ा? यस, है यस ना। सर। और वो वर्क डन किस में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में। यस सर। ठीक उसी तरीके से आपने जब चार्ज को मूव किया इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट आर पर, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज में, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर्ड है इन दो चार्ज सिस्टम में, किसमें? ये जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक ये टेस्ट चार्ज, ये एक दूसरे के पास हैं। इनको आपने रोका हुआ है, अगर छोड़ दोगे तो ये इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। तो आपके पास कुछ एनर्जी है ना स्टोर्ड हुई, वही एनर्जी यूज करके तो इन्फिनिटी पे जाएगा ये। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है इस चार्ज सिस्टम में, उसी को क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो क्या हुआ? गुरमन्नत समझ आया बेटा जो बताया अभी मधु, अमरजीत, गौरव? यस सर। यस सर। ठीक है सर ना। ये जो चार्ज है ये इन्फिनिटी पे जाके रुक क्यों जाता है? बेटा इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा या चलता रहेगा या जो भी होगा, वो है ना, इन इस तरीके के, देखो ये प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको टर्म मैंने यूज कर दिया, बट मुझे लग रहा था कोई ना कोई बच्चा पकड़ेगा मुझे इस चीज पे, कि जो ये इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा या नहीं रुकेगा हमें पता नहीं है इसके बारे में, है ना। एक सेकंड यार, मुझे 30 सेकंड का टाइम दो, शायद मेरे पास ना पानी डिलीवरी करने आ गया है कोई बंदा। जस्ट 30 सेकंड, सॉरी यार, अभी आ गया वो। सॉरी गाइज यार, ये टाइमिंग ऐसा है ना, इसमें टिफिन आया है अभी, तो एक बार फिर से शायद आ सकता है कोई पानी देने के लिए, ठीक है। अब सुनो, तो ये चार्ज जो इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना बेटा, तो इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब हमें नहीं पता क्या होगा,
बट हम मान ले रहे हैं कि ठीक है इन्फिनिटी पे चला गया बस ये, ठीक है, वहाँ रुकेगा या नहीं रुकेगा पता नहीं, इन्फिनिटी पे क्या होता है वी डोंट नो, ठीक है। बट हम ये एजम्पशन ले लेते हैं कि जब ये चार्ज इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ठीक वैसे ही जैसे कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे तब होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होती है, जीरो होती है। बस ये एजम्पशन हमें पता है इन्फिनिटी के बारे में, वी ओनली नो दिस थिंग कि जब ये चार्ज इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब वैसे देखा जाए तो रुकना तो नहीं चाहिए, है ना, रुकना तो नहीं क्योंकि चाहिए, वेलोसिटी गेन कर। हाँ वेलोसिटी रहेगी। बट अगर दूसरी चीज सोची जाए तो हम एक चीज यहाँ पे ये भी अजम्पशन लेते हैं बेटा कि जब ये चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके हम इसको पॉइंट आर पे लेके आ रहे हैं, तब हम इसको इनफाइनाइटली स्लोली लेके आ रहे हैं विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बहुत कम रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल बी वेरी लेस, है ना। तो इन्फिनिटी से चलकर ये पॉइंट आर पर इनफाइनाइट टाइम में आएगा देखा जाए तो इसलिए है ना उन चीज़ों को हम टच नहीं करते, हम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी। हम ये बोल देते हैं कि आप इसको स्लोली स्लोली पॉइंट आर पर ले आए विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो जो भी आपने वर्क डन किया दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और थोड़ा ये बात समझ भी ना आए तो कोई टेंशन नहीं है, मैं एक चीज और बताता हूँ गुरमन्नत सुनो। अगर हम इसको एक्सेलरेट करेंगे ना बेटा तो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे या चेंज लाने की कोशिश करोगे तो आपकी एनर्जी डिग्रेड होगी, है ना। तो अगर हम इसका वर्क डन का कुछ पार्ट अगर एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में चला गया तो आपने एनर्जी को वेस्ट कर दिया, तो हम ये चीज छोड़ देते हैं कि भाई वेस्टेज ऑफ एनर्जी एज वेल एज चेंज इन वेलोसिटी इन सबको नेग्लेक्ट करके हम बोलते हैं कि इसको इनफाइनाइटली स्लोली इन्फिनिटी से पकड़कर पॉइंट आर पर ले आओ, तो जो भी आप वर्क डन करोगे एक्सटर्नली वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रहेंगे तो इनमें एक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे ही आप इन चार्जेस को छोड़ोगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे और इन्फिनिटी पर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, है ना, दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका नेगेटिव होगा, जो आपने बाहर से वर्क डन किया उसका नेगेटिव साइन के साथ ले लो तो आपको मिल जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो पहला फॉर्मूला तो यही हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब चेंज है लेकिन इन्फिनिटी पे तो जीरो था, तो चेंज करोगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो यू इनिशियल जीरो है, तो आपका बच के यू ही बचेगा, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला देखो, तो वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमें कूलम्स लॉ से मिलता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का आर स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, केवल आर बचेगा। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, ठीक है। 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम, जिसमें पहला चार्ज Q1 है दूसरा Q2 है। और अगर यहीं पे यूनिट चार्ज के लिए कैलकुलेट करें तो Q1 और Q2 में से कोई एक चार्ज 1 मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू बचेगी 1/4 Q/R, ठीक है। अभी देखेंगे कब होगा अगर मल्टीपल चार्जेस हों। अभी तो आपने सर बोला कि दो पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे, आप दो चार्ज की बात कर रहे थे, लेकिन ये बहुत सारे चार्जेस होंगे तो क्या करोगे, तो फिर हमें करना पड़ेगा इंडिविजुअल पेयर्स लेंगे, Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 ऐसे दो दो चार्जेस का पेयर ले लो, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लो पेयर वाइज और सबको ऐड कर दो, तो दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ द चार्जेस, है ना। जैसे मान लो तीन चार्ज है बेटा, एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है। अब मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस, तो यहाँ पे आप क्या क्या ऐड करोगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी 1 2 यानी 1 और 2 की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 3, ठीक है, ये ऐड कर दो, और पोटेंशियल एनर्जी 1 3, ये तीन टाइप ऑफ एनर्जी होगी। एक तो 1 और 2 के साथ जो फोर्स स्टोर्ड है, 2 और 3 का स्टोर्ड है और 1 और 3 का है, तो इनका जो भी ये पेयर बनेंगे ना, ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। तो ऐसे चार होंगे तो चारों के साथ, है ना। चौथा आ जाए मान लो Q4, तो फिर क्या होगा, फिर ये भी एक सेकंड येलो कलर से कर लेते हैं इसको, ये भी इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ भी बनाएगा, ये इसके साथ भी बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, राइट। तो आपको ऐसे मिलेंगी वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस।
अब अगली बात करते हैं कि सर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसको आप पोटेंशियल बोल रहे हो वो क्या है? वो आपका है पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। तो आप बोलेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट कर लो तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो ये वो पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल है जिसको हम बोलेंगे कि एक यूनिट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यू को क्यू से डिवाइड कर दो तो आपको एक मैथमेटिकल टर्म मिलती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और ये v आता है दैट इज u बाय क्यू। तो दूसरा फॉर्मूला ये नोट डाउन कर लो, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू बाय क्यू। u का फॉर्मूला आपने नोट डाउन किया कि नहीं किया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r। कर लिया? अब देखो एक फॉर्मूला ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है v इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू r। यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से पकड़कर r दूरी पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वर्क डन ही F डॉट डी आर होता है, तो F एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इनटू डी आर, और यही माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होगा। इसको हम बाद में, ये टर्म अगर समझ भी नहीं आ रहा तो इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में और अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है, कि ई डॉट डी आर क्यों हो रहा है, ठीक। तो अभी आपको ये समझ आया, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, यूज आएगा ये, ठीक है। लिख लिया बेटा? अरे बोलो, यस सर। यस सर। यस सर। सुन्न क्यों हो जाते हो भाई तुम ऐसे शांत क्यों हो जाते हो? दबा दिया गया है तुम्हारी आवाज को, है? चलो अब आते हैं सरकार दूसरी बात पर। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है क्या वो कंजर्वेटिव फील्ड है कि नॉन कंजर्वेटिव है? अरे बताओ, बताया था मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाते टाइम, कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे कि खाली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे? इनिशियल फाइनल। तो वर्क डन इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज की खाली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे वर्क डन डिपेंड करेगा। तो इसीलिए आप देखो जो ऊपर डायग्राम था उसमें मैंने येलो कलर का पाथ ऐसे जिगजैग पाथ ले लिया कि आप कोई भी पाथ चूज कर लो, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करेंगे। तो इनिशियल पोजीशन थी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और फाइनल पोजीशन है आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ऐसा आप करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव है तो खाली फाइनल एंड इनिशियल पे डिपेंड करेगा, तो पोटेंशियल भी खाली फाइनल एंड इनिशियल पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम डेल्टा वी ले लेते हैं, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर सिंगल पॉइंट चार्ज हुआ, एक पॉइंट चार्ज है Q, उससे r दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे? v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ये फॉर्मूला लिखो, v ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाय r। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाय r and that is equal to kq by r. So this is the potential due to point charge. सर जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है, फिर वो कंजर्वेटिव कैसे है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे तो करेगा बेटा। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होती है, ठीक वैसे ही देखो मैं बताऊं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है? करता है। यस। पर डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, बट डिस्टेंस कवर्ड पाथ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट खाली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो r है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ही है बेटा, फ्रॉम पॉइंट इनिशियल टू फाइनल। ओके सर। r पे डिपेंड कर रहा है लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूरी पे तो डिपेंड करेगा कि कितना दूर है, पर कौन से पाथ से लेके गए उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मान लो आपको दिल्ली से आपको मुंबई जाना है तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो 1200 किलोमीटर का है, लेकिन आप घूमते फिरते गए, आप पहले आप चले गए इधर ही क्या बोलते उत्तराखंड चले गए, फिर वापस आप जाके नीचे चेन्नई चले गए, चेन्नई से फिर आप आके वापस मुंबई आए। तो आप पहुंच तो गए मुंबई से दिल्ली से मुंबई, लेकिन आपने पाथ लंबा चूज कर लिया ना। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, मेन बात है कि इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करेगा। तो r इज द डिस्प्लेसमेंट हियर,
अब देखो, अब बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से आ गया, अब मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो पॉइंट पी पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इफ यू नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दीज मल्टीपल पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4, ये आपके मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं। Q1 R1 डिस्टेंस पे है पॉइंट पी से, Q2 R2 डिस्टेंस पे है पॉइंट पी से, Q3 R3 डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट पी, एंड Q4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R4 फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, अब ये मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं, इनकी वजह से पॉइंट पी पर क्या पोटेंशियल होगा, तो दैट विल बी नथिंग बट द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, क्योंकि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी तो आप इसका सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन कर दो। ठीक है, तो Q1 की वजह से क्या आएगा बेटा, अगर फॉर्मूला लगाएं तो V1 आएगा K Q1 बाय R1, V2 क्या आएगा K Q2 बाय R2, V3 क्या आएगा K Q बाय R3, और V4 आएगा K Q4 बाय R4। तो जब आपको पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना हो बेटा, तो क्या करेंगे, वी विल ऐड ऑल ऑफ देम, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, है ना, तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आया उसको सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, ऐड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है बेटा, और इसी फॉर्मूला को लिखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, 1 के समेशन QI ठीक है। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट चार्जेस होंगे बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट चार्ज होगा तो क्या करेंगे, एक चार्ज एलिमेंट ले लो DQ, उसकी वजह से निकाल लो ऐसे सभी चार्ज एलिमेंट्स का इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन DQ बाय R। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर से किसी पॉइंट R दूरी पर, है ना, आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, तो पॉइंट P जो है वो स्फीयर से आउटसाइड लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε Q बाय R। तो इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लिया गया, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लिया, एक बड़ा सारा पॉइंट है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एट पॉइंट P, वही फॉर्मूला KQ बाय R, KQ बाय R। ठीक है बेटा, एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर यानी कि इसकी आउटर सरफेस पे, तो वो आएगा 1/4πε Q बाय R। यहाँ पे R, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो पोटेंशियल जो है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट। इनसाइड द स्फीयर देखो, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर सेम वही जो कि सरफेस पे है, 1/4πε Q बाय R, तो सेम वही पोटेंशियल अंदर भी रहेगा, और यही चीज हमें ग्राफ से भी नजर आ रही है कि पोटेंशियल रेडियस 0 से लेके रेडियस R तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, और उसके बाद ड्रॉप करता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जो ऊपर फॉर्मूला लिख दिया। ठीक, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आता है बेटा, रिंग का, एट अ पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे 1/4πε Q बाय √R² प्लस कैपिटल R², कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द रिंग और R इज द डिस्टेंस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग 1/4πε Q बाय R। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये लग जाएगा, नहीं तो बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता है KQ बाय R, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो डाइपोल हमने पढ़ लिया, जब अब लास्ट चीज बची है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, ये ऐसे सरफेसेस होते हैं जहां पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी बेटा। ठीक है, अब डिपेंड किस पे करेगा, शेप एंड साइज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, भाई ये सरफेस है तो इसकी कोई शेप एंड साइज होगी, वो डिपेंड करेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कि कौन सा चार्ज है जिसके लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना चाह रहे हो। जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, अगर कोई पॉइंट चार्ज होगा, जैसे मान लो पॉइंट चार्ज Q सिचुएटेड है, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, और सेंटर ऑफ द स्फीयर्स विल लाई ऑन द पॉइंट चार्ज। तो अब देखो जैसे सबसे अंदर वाला जो येलो कलर का स्फीयर दिख रहा है उस पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट एवरी पॉइंट ऑन दिस स्फीयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट्स, और ये मुझे फॉर्मूला से भी पता है KQ बाय R। तो जैसे R की वैल्यू फिक्स है ना भाई, एक स्फीयर के लिए एट एवरी पॉइंट R इज फिक्स्ड, अगर मैं R की वैल्यू की बात करूं तो हर पॉइंट पे R ही रहता है ना, फिक्स्ड रेडियस से आप ड्रॉ करते हो स्फीयर को, तो अंदर वाले पे हर पॉइंट पे 10 वोल्ट।
सिमिलरली उससे बाहर वाला रेड कलर का है, उसके हर पॉइंट पे 5 वोल्ट, उससे बाहर वाला है ब्लू कलर का, उसके हर पॉइंट पे 2 वोल्ट्स है। ठीक है, तो दीज सरफेसेस आर कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और फॉर अ पॉइंट चार्ज दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स एंड विद द सेंटर एट द एक्चुअल चार्ज। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज अगर सिलेंडर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल सरफेसेस, तो सिलेंडर्स ही होंगे उसकी वजह से। आगे देखो, ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन, अगर किसी प्लेन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल सरफेसेस, पैरेलल प्लेन्स विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और एक लास्ट बात ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी किस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, बाकी इनको पढ़ लेना आप इन रीडिंग्स को, जब ये नोट्स मिल जाए एक बार रीड कर लेना, धीरे धीरे हो जाएगा सब। अब देखो बेटा, अगर पॉइंट चार्ज के लिए हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो कैसी होती हैं? अगर पॉइंट चार्ज ये पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस विल एमर्ज रेडियली आउटवर्ड्स। बोलो रे, यस? यस सर। गायब हो गए सब लोग। तुम लोगों को तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी मुझे। नो सर। देख लो, पहले इतने फोन आते हैं और आने लग जाएंगे। जिंदगी देखो, अब रेडियली आउटवर्ड एमर्ज कर रही है बेटा। अब मुझे बताओ कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से क्या ये राइट एंगल नहीं बना रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, या लाइंस ऑफ फोर्स है ना, लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ये हमेशा बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ये प्रॉपर्टी है किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। यस ठीक है, सर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ आई? आपने फॉर्मूला लिखे ये के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, लिख यस लिया? सर। अब मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में कराऊंगा। ठीक है, तो अब आप लोग जो है स्टार्ट करना, फटाफट क्वेश्चन करना, जैसे ही क्वेश्चन खत्म कर दोगे वैसे ही आपकी छुट्टी। ठीक है, तो जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी आपको आज डिनर करने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज है, नया चैप्टर नए दिन से शुरुआत होगा। नए चैप्टर की शुरुआत नए दिन से होगी। अभी देखते हैं, और हर क्वेश्चन को समझ के करना है, ये मत करना फटाफट निपटाने के चक्कर में कि चलो जान छूटेगी हमारी, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। हर एक चलो क्वेश्चन सर, को पढ़ के सुना देना। हाँ, पढ़ के बता देना एक बार। क्वेश्चंस को। यस सर। हाँ वो कोई नहीं, वो तो मैं बताऊंगा ही, हर एक क्वेश्चन को बताता भी तो हूँ मैं, पढ़ के नहीं बताता मैं। जो क्वेश्चन मतलब टफ, करने से पहले। अच्छा पहले ही बता दूँ? ठीक, करने से पहले बता देंगे, पर आपको भी तो ट्राई करना चाहिए। आई थिंक आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए करने से, मतलब मेरे समझाने से पहले मैं आपको आधा मिनट 1 मिनट का टाइम दूंगा, पहले उसमें आप खुद कोशिश करना समझने की, तो फिर मैं करूँगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। और पेपर में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सवाल जो आते हैं बहुत आसान आते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं पोल्स क्रिएट कर रहा हूँ, आप 9 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, एवरीबडी शुड आंसर इट इन द पोल्स। ठीक है, जब तक सभी बच्चे नहीं करेंगे आंसर तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा नहीं, और जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे तब तक आपको छुट्टी मिलेगी नहीं। सिंपल है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ द गेम आर वेरी सिंपल। सब बच्चे वोट करेंगे तब जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी, और तभी आपको क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, पोल ऑलरेडी लॉन्च कर दिया मैंने, और जो आपको आंसर सही लगे उस पे जाके आप आंसर करें। सर जो ऑब्जेक्ट है वो भी पॉजिटिव होगा? ऑब्जेक्ट क्या? हाँ, सर जो जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। और सर जो हम ऑब्जेक्ट ले जाएंगे सर वो भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? वो आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको एक बार समझने की कोशिश करो, फिर समझाऊंगा मैं। आप आंसर करो, छोड़ो, गलत कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको याद रहेगा ना मैंने गलत आंसर किया था, तो सही आंसर ये है, आप गलत आंसर कर दो। पहले खुद से ट्राई करो बेटा।
तलवारों पे सर वार किया, अंगार मुझे इसने जलाया है। चार बच्चों ने खाली वोट किया है बेटा, 9 वोट्स तब तक नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। सिंपल है, रूल ऑफ द गेम आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो बच्चे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन मार्क योर अटेंडेंस कि कितने बच्चे हैं, देख लेते हैं। तो जो बच्चे ना अब मजे फिरकी लेने लगे हैं हमारी ना, तो उनका नाम हाईलाइट कर देते, लेट देम बी आउट ऑफ आवर सिस्टम ना। नहीं पढ़ना उसको, कम से कम मोर डिजर्विंग कैंडिडेट आएगा ना आपकी जगह पे। 3 बच्चे। हाँ, जिनको हम पढ़ा सकते हैं ना। भाई आपको सीट भर के बैठना ही क्यों है? अगर पढ़ना ही नहीं है तो वाई यू वांट टू ज्वाइन? ये कोचिंग फ्री आपको मिल रही है बेटा, इट इज नॉट फ्री, है ना। आपसे ज़्यादा डिजर्विंग बच्चे को भी ये मिल सकती है। हमने आपको बोला कि आप डिजर्विंग हो, आपका टेस्ट हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो टेस्ट तो बहुत सारे बच्चों का भी तो हुआ था बेटा। अगर आपको मिली है तो यू शुड रिस्पेक्ट इट ना। अब ये 3 बच्चे कौन है? जस्ट लेट मी टेक द फोटोग्राफ ऑफ दिस थिंग ना। मधु लोहित। हाँ कोई नहीं, मैं अभी इनका फोटो अभी ले लेता हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई ये लोग आते नहीं है, और आते हैं तो क्लास में ये अटेंड नहीं करते ना। राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कोई टेंशन नहीं। नहीं पढ़ना उसको नहीं पढ़ा सकता कोई भी, ठीक है। आई हैव टेकन द फोटोग्राफ बेटा। तो अभी मेरे पास 7 बच्चे हैं, ठीक है। वोट्स कितने आए? 6 आए। एक बच्चा है जिसने वोट नहीं किया, प्लीज़ बेटा वोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अब देखो हर बार नहीं बोलना पड़े यार ना, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है ना। अगर आप खुद से वोट कर दोगे तो इट्स ओके, जल्दी से हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। क्यों वेस्ट करना है टाइम अपना? हमारे नो पास सर, 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे। नहीं, 7 वोट मिल गए, अब हो गया 7 वोट, ठीक है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने अभी वोट किया फटाफट से करेंगे। खाली एक बच्चे ने सही आंसर किया है। व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा? कर लो, हाथ नीचे कर लो बेटा। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ठीक है। अब ये क्यों है बेटा? देखो, अगर एक पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया के क्यू बाई आर, तो वो ठीक है, वो फॉर्मूला आपने पोटेंशियल के लिए लगा दिया। बट पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के टर्म्स में डिफाइन होता है। जैसे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है? 0, और पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या है? v। तो हम डिफरेंस के टर्म्स में पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस। तो हमें नहीं पता रेफरेंस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है जिसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो, तो आप कभी भी नहीं बोल सकते एट ए गिवन पॉइंट क्या पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 सर नेगेटिव किस केस में हो सकता है? मैं बताऊंगा बेटा, एक सेकंड ना, कोई नॉक कर रहा है। आप क्वेश्चन 2 करो, एक बार बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 को, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है डायरेक्टली, है ना। इसको सॉल्व करो। एक बच्चे ने आंसर किया है, उनका आंसर ठीक है, वेरी गुड बेटा। अनुष्का आपने किया? अनुष्का, सर आई हैव डन। ओके, गुरमन्नत आपका ठीक है बेटा, आंसर जो है ना। अभी आपको बताता हूँ कि नेगेटिव किस केस में हो सकता है ना। इसको ग्रेविटेशन से समझेंगे हम, कि ऐसे आपको समझ आएगा। कोरिलेट, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन दोनों सेम ही रहता है, अब उसके अकॉर्डिंगली हम इसको समझ लेंगे।
नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। बेटा 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, अभी करो फटाफट से। क्या आंसर सही है बेटा इसका? विच इज द राइट चॉइस? ऑप्शन नंबर 0। ऑप्शन नंबर ए है ना, तो इसका 0 आंसर सही है। ठीक है, पहले डिसाइड कर लेते हैं कैसे 0 सही है। वी हैव टू प्लॉट दिस। पहले हम इसको प्लॉट अगर करें तो बेटा ये एक्स एक्सिस हो गया जी हमारा, ये वाई हो गया, और 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट 0 कोमा ए और दूसरा 0 कोमा माइनस ए। -a। ऊपर वाले पे है पॉजिटिव चार्ज, नीचे और वाले नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ले अब जाने ड्यू टू प्रेजेंस आपको इस सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, राइट। अब आपको पोटेंशियल मान लो ऊपर वाले को 0.1 बोल दूं, ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैंने बोल दिया यार कि दिस इज Q1 और नीचे वाला है Q2। तो Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा बेटा V1, यहाँ पे V1 की वैल्यू होगी K Q बाय R की जगह A आ जाएगा, क्योंकि A है ना दूरी, और नीचे वाले का ये वाली दूरी A है बेटा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी A है, तो R की जगह दूरी लिखते हैं ना, R को A लिख दिया, और नीचे वाला V2 लिखेंगे। तो V2 जो होगा V2 माइनस क्या होगा K इंटू माइनस क्यू बाय A। होने और ये दोनों कहाँ पर है? इसी पॉइंट पे है ये पोटेंशियल, जो कि आपका A दूरी पर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे भाई, नेट पोटेंशियल V नेट कितना आएगा? 0 प्लस करके V नेट एट ओरिजिन इज K क्यू बाय A माइनस K क्यू बाय A। दोनों ऐड हो जाएंगे ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आएगा? दोनों को 0 0 आंसर आ जाएगा। तो आपका फिर ऑप्शन ए सर इज बट आपने तो कहा था ये जो होता है कि क्या? ए डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो हाँ, हम इसमें नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले रहे? कौन से में नेगेटिव? अच्छा, माइनस ए वाले केस में। अरे दूरी है ना बेटा, फील्ड है, आप उसको ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में सेग्रीगेट मत करो। ये दूरी है बेसिकली। नेगेटिव अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लोगे तो भी ये सही आ जाएगा वैसे अगर देखा जाए तो। मैं बताऊं आपको, नीचे वाला माइनस क्यू है,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब आपको पॉइंट V से दूरी लेनी है ना, तो आप कितना ले रहे हो भाई, ले लो ऊपर, ऊपर गए तो आपने पॉजिटिव लिया, तो अगर पॉजिटिव नीचे नहीं लेंगे यार, वैसे साइन के साथ नहीं लेंगे इसको, साइन के साथ नहीं लेंगे, आपको डिस्टेंस लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खाली, ठीक है। अब सही है, कौन पूछा था, Yes, sir. गुरमन्नत पूछ रहे थे ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है बेटा, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस ओनली ना, कि जो आपका स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। अब उसको बोल लो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल लो, या जो भी बोलना है, बट यू हैव टू टेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पाथ आपका इधर उधर होगा तो आपको वो नहीं लेना, ठीक है। Okay, sir. देखो अगर इसको समझने लगेंगे ना, तो मैंने सोचा नहीं है उस वे में, उस तरीके से मैं इसको समझा दूंगा, लेकिन Y2 कंबाइन, इतना ज़्यादा मैकेनिक्स को अगर इधर कंबाइन करेंगे तो समझ आना बंद हो जाएगा फिर आपको, और सारी चीज़ें भी। तो इसको ऐसे ही रखो कि मिनिमम दूरी है ये, बस, ठीक है। अब वी नेट आ गया आपका 0। अब ये आया समझ बच्चों। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में Yes. देखो कि अगर नेगेटिव कब हो सकता है पोटेंशियल, नेगेटिव हो जाएगा। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो डेटम है, एनर्जी डेटम, एनर्जी डेटम मतलब पॉइंट ऑफ जीरो एनर्जी, वो आपका है मान लो 10 मीटर की हाइट पे। पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी मैंने अज्यूम कर लिया कि 10 मीटर की हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है। तो 0 हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, -mg/10, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूँ ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप बोलोगे ना कि नेगेटिव है सर। क्यों? क्योंकि आपने डेटम यानी पॉइंट ऑफ जीरो एनर्जी आपने 10 मीटर की हाइट पे लिया है, समझे। अब ऐसा कर क्यों सकते हैं, मान लो आप, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव का जनरल एलिवेशन कितना है, गुड़गांव का जनरल एलिवेशन है लगभग 200 मीटर अबव सी लेवल, 200 मीटर अबव सी लेवल है गुड़गांव, ठीक है। अब सी लेवल पे अगर जाके मैं बोलूं कि भाई मैंने पोटेंशियल एनर्जी गेन की कि लूज करी है, बताओ। अगर मैं सी लेवल पे जाके खड़ा हो जाता हूँ Lose तो करी. मेरी पोटेंशियल लूज करी। तो अगर मैंने बोल दिया कि गुड़गांव के ग्राउंड पे मैं खड़ा था, तो मैंने बोल दिया कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पे 0 है। तो जब मैं सी लेवल पे चला जाऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -200। -200 mg। यस, mgh होता है ना, तो -200 mg हो जाएगी। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ भी हम जब पोटेंशियल एनर्जी बेटा डिफाइन करते हैं कि एट सम हाइट h, तो हम उसमें डेटम की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करते हैं, और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है, तो डेटम की माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए वो डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होता है वहाँ भी। सिमिलरली यहाँ पर भी हम डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि 0 पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है जी। तो पोटेंशियल, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ही नहीं है। दिस इज ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो हमेशा आपको डिफरेंस की बात करेंगे। जैसे बल्ब जलाते हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ आपके स्कूल में, स्टार्ट हुआ खत्म गुरमन, हो गया सर. खत्म हो गया ना। अब देखो मैं आपके लिए एक बल्ब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक बल्ब ड्रॉ किया मैंने, इसमें 2 वायर थे। अब ये जो बल्ब है, मुझे ये बताओ कि मैं इसको बैटरी पे कनेक्ट करता हूँ, एक ऐसी बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल 5 वोल्ट पे है, और ये दूसरा वाला जो टर्मिनल है ये 2 वोल्ट पे है। तो इनमें से बताओ कोई सा नेगेटिव है, नहीं है, नहीं। दोनों ही पॉजिटिव है। लेकिन इनमें डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी कितना है, 3 वोल्ट्स का। तो बल्ब को कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट मिलेगा। इस बैटरी का जो डेटम था वो कितना था, 2 वोल्ट था इसका डेटम, और डेटम से 3 वोल्ट एक्स्ट्रा, इसका जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव टर्मिनल है वो दे रहा है। तो मोर पॉजिटिव इज 5 वोल्ट, तो 3 वोल्ट सप्लाई कर रही है। अगर यही अगर मान लो ये पॉजिटिव ना होके, ये बैटरी ऐसे पॉजिटिव ना होके, बैटरी ऐसे भी तो हो सकती थी भाई। इसका एक टर्मिनल है -2 वोल्ट पे और दूसरा है -6 पे। तो अब ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ये बताओ। जलेगा। क्यों? क्योंकि बल्ब को कितना पोटेंशियल मिल रहा है, 4। 4 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है। तो क्योंकि इस बैटरी का डेटम था माइनस पे, तो आप -2 को ये नहीं बोल सकते कि ये आपको पॉजिटिव पोटेंशियल है कि नेगेटिव। भाई अकेले अकेले एक टर्मिनल की तो कोई औकात ही नहीं है, आपको हमेशा ये बताना पड़ेगा किसके रेफरेंस में, ठीक है बेटा। तो ये सर ठीक ऐसे वैसा ही वोल्टेज क्वेश्चन, नेगेटिव हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है। बल्ब के केस में? अरे हम लिखते ही है ना, हम तो लिखते ही हैं वोल्टेज को पॉजिटिव,
बैटरी हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हो, बस डिफरेंस रहता है बेटा, दो टर्मिनल के बीच में डिफरेंस ही का ही मैटर है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। आप जो करंट का फ्लो कराने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन्स को लो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी में मूव करते हैं। जैसे हाई पोटेंशियल था और ये लो पोटेंशियल था, मान लो ये 5 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपनी कुछ इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। जैसे ही आप इन दोनों के बीच में कुछ बैटरी या कुछ कनेक्ट करोगे, मान लो आपने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लूज करने का रास्ता मिल गया, तो ये क्या करेंगे, इसके थ्रू फ्लो करेंगे और इधर फ्लो करके लो पोटेंशियल एनर्जी पे आके रुक जाएंगे। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी खत्म करी है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि यार इसको 3 वोल्ट का डिफरेंस है, इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाया। अगर दोनों ही पोटेंशियल 5 वोल्ट पे होते, अगर ये इधर नहीं होता, ये इधर नहीं होता, अगर मैं ऐसे बात करूं कि एक है 5 वोल्ट टर्मिनल और दूसरा भी 5 वोल्ट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई मोटिवेशन है इधर से जाने का उधर? नहीं। नहीं है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए एनर्जी ड्रॉप तो होना चाहिए ना, तो वो एनर्जी ड्रॉप ही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो हमें पोटेंशियल मिलता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, सर ये स्केलर है वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है बेटा। स्केलर। हाँ स्केलर है, जैसे एनर्जी है ना, एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही तो है, एनर्जी स्केलर ही तो होती है, एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है सर फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल नहीं करते बिकॉज उसमें पोटेंशियल सेम होता है हाँ, हर हर जगह। हर 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 पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, तो वो एक ही जगह रुके रहेंगे, वो दूसरी जगह जाएंगे ही नहीं। पर एक एक ओके सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे पे तो जा सकते हैं ना बेटा। जैसे जैसे मैंने आपके चार्ज के अराउंड जो बताए थे कि भाई आपका ये सेंटर चार्ज है, जैसे ये चार्ज आ गया, अब सबसे इनर मोस्ट जो है वो आपका मान लो 5 वोल्ट पे है, और उससे अगला इक्विपोटेंशियल आप ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे तो इनफाइनाइटली बना सकते हो, 5 वोल्ट, 5.000, 1 वोल्ट, 5.0002, कितने भी इनफाइनाइट बना सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, लेकिन मैंने दूसरा वाला 2 वोल्ट पे बना दिया। अब जो 5 वोल्ट वाले पे इलेक्ट्रॉन थे, क्या वो 2 वोल्ट वाले पे जा सकते हैं? यस सर। बिल्कुल जा सकते हैं, है ना, तो वो दे कैन ट्रेवल बिटवीन डिफरेंट, तो ऐसा है सीन। ठीक है, अब धीरे धीरे समझ आ जाएगा यार, सब चीजें जुड़ जाएंगी, बस अभी चार्ज समझो, चार्ज फोर्सेस समझो, ये समझो जैसे करंट इलेक्ट्रिक जब सारा कंप्लीट होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, है ना, आपको पता होगा कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। बस हमेशा मैंने आपको जैसे स्टार्ट किया था चैप्टर, जस्ट कीप एन आई ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तभी करंट होता है, तभी मैग्नेटिज्म होता है, सब कुछ उसके मोशन की वजह से हो रहा है। इफ यू हैव एन आई ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ नहीं आ रहा तो ये समझो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग सॉलिड्स के साथ ही बिहेव करते हो, क्योंकि लिक्विड कंडक्टर और ये स्लरी वगैरह हमारा कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे आपको एक आइडिया देता हूँ, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है बट समझो थॉट प्रोसेस के लिए। ये एक पाइप है बेटा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है इधर से आगे किसी पॉइंट पे, तो मैंने इसमें सोडियम का सॉल्यूशन भर दिया, वाटर और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भर दिया, यानी ब्राइन भर दी, या फिर हाई कंसंट्रेशन का सोडियम है, नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो वो इसके अंदर भरा हुआ है, तो क्या उसके थ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी? कर नहीं। जाएगी, करेगी यार, सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सरकार, तो यहाँ से इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और ये मेथड कई डेवलप्ड कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर के लिए यूज होता है, जहाँ पे ओवरहेड केबल्स नहीं होती, वहाँ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती है, पाइप के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाती है ड्यू टू दिस लिक्विड सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन मूव नहीं करता, ये वहीं रहता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आएंगी धीरे 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 समझ आएगा। ठीक है, अब वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 करो, अब फटाफट करो, आपने थोड़ा टाइम भी लगा दिया डाउट्स में। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करो बेटा।
सब लोग आंसर करो बेटा। The charges of same magnitude Q are placed at four corners of a square of side A. The value of potential at the center of the square will be. देखो इससे पहला क्वेश्चन 2 पॉइंट चार्जेस के लिए था, ये 4 के लिए है। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, आपको आपको डिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 4 पॉइंट चार्जेस हैं। देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस विच आर लोकेटेड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन एज ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट पी विच इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बेटा चार्जेस आपके कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर पे लोकेटेड है, राइट। अब क्या करना है हमें, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। इस ट्राइंगल में मैं येलो कलर वाली साइड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही है दूरी पॉइंट पी की किसी एक गिवन चार्ज से, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में नोटिस करना बेटा, ये आपका a/2 है, ये भी आपका a/2 है, और मुझे फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। h विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने चलूंगा तो h विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a/2 स्क्वायर्ड प्लस a/2 स्क्वायर्ड, ठीक है। और इसी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, a/√2, a/√2, h जो आएगा वो a/√2 आएगा। तो अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एनी पॉइंट इज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट इज a/√2। तो वी नीड टू फाइंड आउट द, अरे बस कर सीरी, हाँ, इफ वी नीड टू व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू दीज 4 आइडेंटिकल चार्जेस। तो किसी एक चार्ज की वजह से अगर मैं निकालूं तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है ना। तो आर कितना है बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, h के बराबर, जो कि हमारा a/√2 आया है। तो इसी को करेंगे सॉल्व, तो ड्यू टू वन चार्ज पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा √2 KQ/A, ठीक है। और 4 ऐसे ही चार्जेस हैं, सेम है सारे के सारे चार्ज, सेम नेचर है सबका, तो क्या आएगा, नेचर सबका सेम है, तो 4 टाइम्स हो और जाएगा, रूट टू पे 4 बार ऐड हो जाएगा। तो V नेट एट पॉइंट P, तो V एट पॉइंट P इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ √2 KQ/A। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया फिर, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। देखो यार एक हो गया था तो दूसरा आपको करना चाहिए था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करूं, और सब बच्चे ना वोट करो बेटा, 9 बच्चे हैं क्लास में, 9 के 9 स्टूडेंट वोट किया करो। क्वेश्चन नंबर 4 का पोल लाइव कर दिया है, समझो और आंसर करो। एक बात बताओ, क्या इसके बीच में सेंटर में पोटेंशियल 0 होगा? नो सिंपल सी सर, पोटेंशियल 0 होगा बेटा,
नहीं सर। भाई देखो, एक बिट इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें चार्जेस चाहे कितना भी दूर हो, कितना भी नजदीक हो, एट सम पॉइंट पी, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो 3 बार आएगा सेम पोटेंशियल, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो सकती है? सिंस ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो और पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर V जीरो नहीं हो सकता तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो कट गए। अब सी एंड डी में से आपको आंसर करना है, सिर्फ ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी कि नॉन जीरो होगी। सिर्फ ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी कि नॉन जीरो होगी। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, जीरो ध्यान होगी। ध्यान दो, ये क्यू है, इसकी वजह से जो फील्ड रहेगा, टेस्ट चार्ज रहता है ना पॉइंट पी पे, तो रखते हैं तो इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला क्यू है, इसकी वजह से इधर लगेगा, और ये वाला क्यू है, इसकी वजह से नीचे की तरफ लगेगा, रेडियली आउटवर्ड। अब मुझे बताओ, क्या ये तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? क्योंकि डिस्टेंस यस जो है, सर। डिस्टेंस जो है यस आर सर। जो है, वो तीनों ही केस में बराबर रहेगा, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये डिस्टेंस रहेगा बेटा बराबर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक जो आएगा फील्ड वो आएगा बराबर। और ये तीनों क्या सिमेट्रिक नहीं लग रहे? तीनों एक दूसरे सबको यस कैंसिल आउट नहीं कर देंगे सर। ये? यस सर। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? 120 डिग्री का एंगल है सबके बीच में, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया फिर मेरा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर करो 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये ध्यान रखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो आपका क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन के फॉर्मूले में देखो Q और V, वर्क डन जो होता है वो Q इंटू वी होता है। वर्क डन और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं, इतना हिंट लो और इसको करो। वर्क डन और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं, और वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू वो मूव कर रहा है। इन एन इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट्स। ठीक है बेटा, V वोल्ट तक एक्सेलरेट किए गए।
0 वोल्ट से v वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड मास टू बी ई एंड एम, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय देम इज, तो कितनी वेलोसिटी वो अटेन करेंगे। तो देखो वर्क डन कितना होगा बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, और यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में। तो अब यहां से v निकालोगे तो v कितना आएगा, v इज इक्वल टू 2 QV अपॉन m, और यहाँ पे q क्या दे रखा है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है e, तो 2 EV डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पे अंडर रूट था तो इसका अंडर रूट आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 EV m। तो क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, नहीं आया, आ गया सर, आ गया। गुरमन्नत समझ आया बेटा ये, अनुष्का यस सर, आ गया सर। देखो अगर समझो यार इसको एक बार समझ लो तुम। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा, सोर्स चार्जेस हैं सारे ये, इनके बीच में क्या है कि वो है, क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनफाइनाइट होना चाहिए तभी ये यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई चार्ज रख दिया मैंने Q, अब क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव Q है तो प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यस सर। एट सम पॉइंट, किसी दूरी के ऊपर मैं इधर ड्रॉ करता हूँ भाई, कि इस लाइन के अलोंग पोटेंशियल आपका है 0 मान लो, मैंने मान लिया। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर है पोटेंशियल आपका, इधर 0 नहीं मानते, इधर V मान लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ पोटेंशियल ज़्यादा माना जाता है, और इधर 0 मान लिया। अब आपने इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, जो कि V के बराबर ही होगा, आपने चार्ज को एक्सेलरेट कराया, तो चार्ज पे क्या कोई फोर्स लग रहा था, लगेगा, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा Q इंटू वी के बराबर। तो वो वर्क डन आपका कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, 0 पे था, यहाँ वेलोसिटी आपकी 0 थी, और इधर आके वेलोसिटी v हो गई, तो 0 से v एक्सेलरेट हुआ, तो आपने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ mv स्क्वायर होता है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू रूट 2 EV बाई m आ जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से स्टार्ट करो, ये आसान सवाल है पहला, करो फटाफट से और आंसर दो पोल में। पोटेंशियल से ऐसे ऐसे ही सवाल आते हैं, सिंपल सिंपल से। ठीक है, करो इनको।
आ गया बेटा क्वेश्चन का आंसर? यस सर। देखो मुझे बताओ आप लोग कि 300 न्यूटन का 3000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 3 कूलाम चार्ज पे। कैन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा? कितना आएगा? 1000 न्यूटन्स पर कूलाम। ठीक है, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक फॉर्मूला था ई डॉट डी आर, है ना? किसका था? किसका था वो फॉर्मूला? पोटेंशियल का। V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चेंज इन द पोजिशन। तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू 1000 इंटू चेंज इन पोजिशन कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है ये। कितना आएगा? 10 वोल्ट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड करो। सेकंड को अगर आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2।
सब बच्चे वोट करो बेटा। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन का? पोटेंशियल इज जीरो। देखो पॉइंट बी पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा बेटा, तो ये देखो सभी की दूरी क्या है, ए है। तो देयर आर टू चार्जेस, वन इज 5 माइक्रोकूलम, अनदर वन इज -2 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट बी से ए डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या आएगा बेटा, के क्यू बाय आर। तो के इज कांस्टेंट, क्यू इज 1 इज 5 बाय आर, आर इज ए, आर ए के बराबर है, ठीक है। अनदर वन चार्जेस के इंटू -2 बाय ए। Similarly, I will calculate potential at point C. So V at C is equal to K into 5 divided by A, and then plus K into -2 divided by A. Now we see that the potential of on both these points are equal. So delta V क्या आएगा? Potential difference between B and point C is equal to 0. So what is the right answer to this question? Option number C. C is the right answer. ठीक है, चलो ये वैसे भी दिख रहा था हमें, विद इवन विदाउट कैलकुलेशन वी कुड हैव जस्ट मार्क्ड द आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी, सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो वेरी इजी, करो। लाइव पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे।
आ गया बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या Yes, दिया है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू आइसोलेटेड स्फीयर्स ऑफ रेडियस दिस एंड दिस इज जीरो। ठीक है, स्फीयर के लिए चार्ज का फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल का? के क्यू अपॉन आर, जो पॉइंट चार्ज के लिए था, राइट? तो दो आइसोलेटेड स्फीयर्स हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो है। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑन वन माइनस पोटेंशियल ऑन टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का पोटेंशियल क्या है? बराबर है। तो आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर स्फीयर का पोटेंशियल क्या था? के क्यू वन बाय आर वन, और दूसरा क्या था? वी टू के क्यू टू बाय आर टू। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? के क्यू वन बाय आर वन इज इक्वल टू के क्यू टू बाय आर टू। तो यहाँ से के कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यू वन बाई क्यू टू की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? क्यू वन बाई क्यू R1 टू by विल R. कम अप एज आर वन बाई आर टू। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब जिसको समझ नहीं आया बताओ। क्यू वन बाई क्यू टू विल बी आर वन बाई आर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, ऐसे ही बता दो सीधा। व्हाट इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर Sir, 4? option D, intersect at 90 degree. ऑप्शन डी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी थी कि दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री विद द फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। क्यों करेगी? देखो, अगर एक पॉइंट चार्ज आप ड्रॉ करो, अगर अगर एक एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। अब देखो, जो चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी बेटा, द फील्ड लाइंस विच विल बी एमर्जिंग आउट ऑफ द चार्ज, वो ऐसे रहेंगी। डू यू सी देम इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री? ये एंगल क्या है? Yes, sir. 90 डिग्री तो है ये 90 एंगल। degree. तो आपको जहां भी आपको ऐसा मिलेगा, प्लेन शीट के लिए क्या होता है? पैरेलल प्लेन्स, तो उन पे भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमें समझ आती है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये फटाफट करो, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जो कंसेप्ट लगेगा वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट करो और पोल में आंसर करो। अभी किया हमने जस्ट थोड़ी देर पहले, एनर्जी वाला फॉर्मूला जो था।
क्या है आंसर बेटा आपका? ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें एक चीज करनी है अपने को, ये 10⁶ आएगा इधर, ठीक है। अब देखो क्या दिया यस है, सर। दो इंसुलेटिंग प्लेट्स दिए हैं, इलेक्ट्रॉन आपका लोकेटेड है इधर, यहाँ से जीरो वेलोसिटी से एक्सेलरेट होके जाएगा कौन सा, राइट साइड के प्लेट पे यहाँ तक जाएगा, राइट। इनिशियली जीरो वेलोसिटी पे था और इन दोनों प्लेट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 20 वोल्ट्स का, राइट। तो हमें पता था जी कि क्या पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अभी किया था हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल तो जीरो था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो रहेगी, तो अब आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वेलोसिटी निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या था बेटा, √2 EV/m, राइट। तो यहाँ से 2 EV/m में फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दीजिए खाली, तो v विल बिकम इक्वल टू √2 इंटू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे भी आपने एनर्जी का डिफरेंस लिया है, बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो था तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 रख दिया, डिवाइडेड बाय m, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ 9.11 इंटू 10⁻⁻31। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा बेटा, 2.65 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या इसको कैलकुलेट करना जरूरी है हर टाइम? बेटा हम एस्टिमेट कर सकते हैं, देखो ABCD ऑप्शंस जो है ना उसमें वैल्यूज बहुत दूर दूर हैं, है ना। जैसे मान लो अगर आपको ये पता चल गया कि आंसर में 10⁻⁶ आएगा, तो आपने B और D तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए, फिर आपने देखा कि 2 पॉइंट समथिंग है और 1.87 समथिंग है, तो आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हो कि मेरा आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं C को टिक कर दूंगा, ठीक है। अब 10⁶ कैसे एस्टिमेट करोगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप 10⁻31 को ऊपर लेके जाओगे तो 19 - 31 कितना होता है बेटा, 12, तो 31 - 19 आएगा 12। तो आपको अंडर रूट में क्या मिलेगा, इसके बाद जो स्टेप आएगा उसमें अंडर रूट में आपको मिलने वाला है √40 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9.11, ठीक है, इंटू 10⁻12। अभी 10⁻12 अंडर रूट से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका √40 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9.11 और ये इंटू 10⁻6 हो जाएगा, राइट। अब 40 इंटू 1.6 करके 9 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि यार 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4 से कुछ ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, मान लो 4.2 कर लिया, इंटू 1.6 करो। अब इसका अंडर रूट अपने को लेना है, ठीक है। अगर 40 को 10 से डिवाइड करते तो कितना आता, 4 आता, तो 4 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा ज़्यादा कितना, 2 ले लिया 4.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 1.6 और 42 को मल्टीप्लाई करोगे और उसका अंडर रूट लोगे तो आप एस्टिमेट कर सकते हो, है ना। तो करो इसको, 6 2 जा 12 पावर 1, 4 जा 25, ठीक है, और ये 42, इसको ऐड किया तो 276, तो 6 पॉइंट आपका कितना आ रहा है, 6.72 आ रहा है। अब इसका अंडर रूट करोगे तो आपको पता है यार कि 2 का स्क्वायर भी अगर करो, अगर मान लो इसको 2 भी ले लो, इसका स्क्वायर करो तो 4 क्या आएगा, तो 4 से तो छोटी वैल्यू होनी चाहिए थी अंडर रूट में, तब हमारा 1.87 आता, तो हमारा क्या बोलेंगे 2.65 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि हाँ यार 6 पॉइंट समथिंग है, तो मेरा ऑप्शन जो है सी ही सही होगा। तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। समझ आया? यस सर। ये एस्टिमेशन करने का तरीका समझ आया ना, ये ऐसे कर सकते हैं, हाँ। तो इट इज़ द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आप अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के पीछे पड़ गए एग्जाम में तो क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमें स्मार्ट तरीके से ऐसे फटाफट चीज़ों को निपटाते हुए चलना है। अब बताओ इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट है कुछ बेटा, बताओ जी, सब समझ आया? अनुष्का, मधु, गुरमन्नत, सौरभ, यस सर। आ गया ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगा और इस क्वेश्चन शीट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करके वो शेयर कर दूंगा, वो क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर लेना और रिवाइज करना इधर से क्वेश्चंस को, और इस शीट से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को रिवाइज करना है, ठीक है। फिर एग्जाम से पहले हमारी रिवीजन क्लास होगी, उसमें हम लोग
मैं आपको और 15-20 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। फिर अच्छे से पढ़ के पेपर देना है और बढ़िया नंबर लाने हैं, राइट।